हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड 2022 के लिए आंसर की जो रहेगी पेपर 2 के लिए। यहाँ पर हम लोग सीडीपी पेपर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए, जिसका पेपर हुआ है 30 सितंबर 2022 के लिए। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर को हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सारी जो की मैंने प्रिपेयर करी है बिल्कुल एक एक चीज़ सारी ऑथेंटिक है। और यहाँ पर हम सेट नंबर बी को डिस्कस कर रहे हैं भाई, तो आप अपने अपने सेट के अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेना। प्रीवियस जो अभी हमने डिस्कस किया आंसर की वो ईवीएस और सीडीपी पेपर 1 के डिस्कस कर चुके हैं, ज़रूर जाकर देख लेना। लिंक ऊपर आई सेक्शन में आ रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने, प्रीवियस ईयर ये वाला जो ईयर चल रहा है 2022 का जो यूटेट है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आंसर की के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है भाई यहाँ पर विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। द साइलेंट फीचर ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये होती है बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आएगा भाई क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने आपको चैप्टर बताया था, जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और काफी सारे क्वेश्चन आए भी हैं, पेपर 2 में भी आए, पेपर 1 में भी आए। मैं बताता रहूंगा आपको जहां जहां चीजें मैंने आपको हाईलाइट करी थी। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देखो डेवलपमेंट, मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है इट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड अंडर मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक क्रियाएं सम्मिलित किस किस चीज़ों के थ्रू होती हैं, स्मृति, चिंतन या फिर अभिप्रेरणा। तो थर्ड के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कि भाई इसमें स्मृति भी होती है और चिंतन भी होती है, अभिप्रेरणा नहीं। अभिप्रेरणा इज़ अ डिफरेंट थिंग, मोटिवेशन एक अलग चीज़ होती है। यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, मानसिक क्रियाओं की बात हो रही थी ना, कि मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें स्मृति होती है यानी कि आपकी मेमोरी, और चिंतन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू इन रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, वांछानुक्रम का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। जो कथन सत्य है वो आपको बताना था, तो फोर्थ के लिए राइट आंसर है, सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं, उपरोक्त सभी। कि भाई जो प्रिंसिपल है वो कॉन्टिन्यूस रूप में चलता है, प्रिंसिपल की जो रेट होती है डेवलपमेंट की वो अलग अलग होती है, विभिन्न अलग अलग स्पीड से जो है डेवलपमेंट करते हैं सभी लोग। और ये जो है एक वातावरण के अंत्य क्रियाओं का वांछानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक इंटरेक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5, सीखने की प्रक्रिया में बाधक कारक कौन से हैं। फैक्टर दैट हिंडर्ड लर्निंग प्रोसेस आर, तनाव, थकान या फिर रुचि। तो राइट आंसर रहेगा भाई तीनों के तीनों जो कारक हैं जो सीखने की प्रक्रिया को में बाधक क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पांचवे के लिए बी, बिल्कुल यस, बी इज द राइट आंसर रहेगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई भाई, तनाव भी आ गया है, थकान भी आ गया है, रुचि, तीनों चीज़ों इंक्लूड कर दी जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 6, गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम और इमेजिंग अबाउट समथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेस। जैविक है, सामाजिक है, संज्ञानात्मक है या संवेगात्मक है। तो भाई इस तरीके की प्रोसेस कहलाती है आपकी संज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाएगी आपकी ये, कि गणित के प्रश्न आप कैसे करेंगे, मस्तिष्क, संज्ञानात्मक का मतलब क्या है, मस्तिष्क से होता है, मेंटल प्रोसेस से होता है। तो भाई गणित के प्रश्न आप अपने इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंडिविजुअल मोर बियॉन्ड द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट एंड मोर लॉजिकल वे। तो 7th के लिए आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार की अवस्था को बोलते हैं भाई, ये पियाजे की अवस्था के बारे में पूछा गया। पियाजे की जो 4th स्टेजेस है ये वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम बोलते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 8, बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इन पियाजे थ्योरी कैन बी अप्लाइड इन टीचिंग स्टूडेंट्स।
तो देखो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोलते हैं भाई, ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही है कि भाई सृजनवादी उपागम का प्रयोग किया जाता है जो पियाजे की थ्योरी बोलती है, और बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। सतत आकलन का प्रयोग, यहाँ पर असेसमेंट की बात पियाजे ने नहीं करी है। बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए गए, इन्होंने असेसमेंट के बारे में कोई बात नहीं करी। कक्ष की व्यवस्था यानी कि टर्न क्लासरूम इनटू ए सेटिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, तो भाई इन्होंने इसके बारे में भी बात नहीं करी है। यहाँ पर पूछा जा रहा था कि पियाजे के सिद्धांत से कौन चीज़ें संबंधित है, तो पियाजे ने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में कहा है, और कंसीडर चाइल्ड नॉलेज लेवल ऑफ थिंकिंग, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं रख सकते हैं, यह कथन सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रभाव का नियम, नवीनता का नियम, तत्परता का नियम या अभ्यास का नियम। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, लॉ ऑफ रेडीनेस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणाम की अगर हम आशा नहीं रख सकते हैं तो इसे हम बोला जाता है। देखो थ्रॉन्गडाइन के नियम से पूछा गया है यहाँ पर कि बच्चा तैयार ही नहीं है, रेडी ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो इसको हम बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 10, इफ स्टूडेंट सडनली गेट्स ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम व्हाइल ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम देन दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को हम क्या बोलते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार के अधिगम को हम बोलते हैं लर्निंग बाय इंसाइट। सडनली जब आपको कोई चीज़ आ जाती है तो उसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, ऑप्शन सी। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है तो ये किस प्रकार का चिंतन है? तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में कराया था, चेक कर सकते हो जाके। सृजनवादी चिंतन, नवाचारी चिंतन, समालोचात्मक या फिर कल्पनाशीलता, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर सी समालोचात्मक चिंतन इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए स्टूडेंट कैन मेक गुड ट्यून्स ऑफ सॉन्ग्स एंड ही आल्सो interact with other students with the help and a very good social circle, then he is good at which इंटेलेक्चुअल स्किल्स? तो देखो ये है हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी इंटेलिजेंस जो दी गई, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था, उसमें से पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, सॉन्ग बनाने में यानी कि धुन बनाने में धुन अच्छी बना लेता है और उसके साथ साथ वह दूसरे विद्यार्थियों के साथ भी अच्छी अंतः क्रिया कर लेता है, तो ये किस प्रकार के उसकी स्किल्स है, किस प्रकार का बौद्धिक कौशल है ये? तो राइट आंसर है 12 के लिए ऑप्शन नंबर बी, ये म्यूजिकल इंटरपर्सनल, यानी कि संगीत में इस फील्ड में तो है वो, इसके साथ साथ क्या है इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के साथ जो समायोजन कर लेते हैं उनको इंटरपर्सनल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में बिल्कुल सही है? तो राइट आंसर मैं बता दूंगा आपको, ऑप्शन नंबर सी, वी कैन यूज इंटेलिजेंस टेस्ट इन एनी एज ऑफ ग्रुप। वे बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी आयु वर्ग के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है जैसे IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो भाई यहाँ पर IQ टेस्ट निकाल के हमें पता चल जाएगा, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसका हो जाएगा कि बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर के जो स्टेटमेंट्स दिए गए, बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं ऐसा नहीं है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से बहुत से कथन होते हैं। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है मैनी स्टेटमेंट, भाई इसको सही है वो भी, लेकिन हमें बात करनी है केवल किस पे? इंटेलिजेंट टेस्ट पे बात करनी है। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उस आयु वर्ग पर ही करते हैं जिसके लिए वह बना है, ऐसा नहीं है भाई। बुद्धि परीक्षण जो है सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं तो देखो यहाँ पर हम IQ टेस्ट लगा सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण करने के लिए कि भाई किसी की आयु के बारे में, कि हमने उसकी आयु डाली, मेंटल एज डाली और क्रोनोलॉजिकल एज डाली और हमारे पास IQ निकल के आ गया। अब देखो बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। तो देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन भी थोड़ा सा क्लोज है ऑप्शन नंबर सी के, ठीक है, लेकिन राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया 14, शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न ही कि शिक्षक को? कौन सी ऐसी अप्रोच है जो लर्नर सेंटर्ड है?
एजुकेशन प्रोसेस में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें शिक्षार्थी केंद्रित उपागम आता है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, प्लस हो जाएगा यहाँ पर सृजनवादी उपागम, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविटीज अप्रोच जो है वो भी किसके लिए की जाती है भाई, वो भी अधिगम कर्ता को केंद्र में रखकर ही की जाती है। तो दोनों अप्रोच यहाँ पर सही हो जाएंगे। शिक्षक केंद्रित उपागम यहाँ पर गलत है, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए और बी चूज किया। कुछ लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन ए को पिक किया होगा। भाई जल्दीबाजी में अगर आप आंसर करोगे तो ऑप्शन ए ही करके आ जाओगे, क्योंकि यहाँ आप ध्यान ही नहीं दोगे। आप देखोगे यहाँ पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, यहाँ लर्नर सेंटर्ड है, और किसकी बात की जा रही है भाई, अधिगमकर्ता को केंद्र में रखना, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम प्लस सृजनवादी उपागम। भाई सृजनवादी उपागम जो किया जाता है, यानी कि जो लर्निंग की जाती है, जो अप्रोच दी जाती है कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो वो बच्चे को ध्यान में रख के तो दी जाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। भाई पियाजे कहते हैं कि भैया संरचनात्मक जो अप्रोच दी है उन्होंने, तो बच्चों बाल केंद्रित पे ही तो है वो सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं। यह उदाहरण किस चीज़ का है, आंतरिक अभिप्रेरणा का है, अधिगम का है, अभ्यास का है, बाह्य अभिप्रेरणा का है। तो भाई ये है ऑप्शन नंबर डी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है, क्योंकि उसका जो मोटिवेशन है वो किस चीज़ पर है कि उसका जो शिक्षक है उसे नोटबुक में क्या देगा, गुड देगा। तो गुड क्या है, काम कर रहा है यहाँ पर, गुड या फिर जो स्टार देगा वो बाह्य अभिप्रेरणा का काम कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 16, किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह्न 12 बजे घंटी नहीं बजती लेकिन फिर भी भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है कि भाई डेली क्या होता है, 12 बजे घंटी बजती है और खाना आ जाता है, लेकिन किसी दिन 12 बजे घंटी नहीं बजी, लेकिन फिर भी जो है बच्चे जो है भोजन के लिए इंटरवल के लिए 12 बजे फिर भी अपने आप ही स्वतः ही बाहर चले गए। तो ये किस प्रकार का उदाहरण हो जाता है, ये होता है शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण होता है, इसको हम बोलते हैं। 16 के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल कंडीशनिंग इसको बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग स्पेशली एम्फेसिस ऑन रेनफोर्समेंट, सीखने के कौन सा सिद्धांत पुनर्वलन पर विशेष बल देता है। तो 17 के लिए हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। बात क्लियर हो गई। ऊपर किसकी बात की जा रही थी, देखो यहाँ पर ऊपर बात की जा रही थी क्लासिकल कंडीशनिंग की, ठीक है, और नीचे किसकी बात की जाती है, रेनफोर्समेंट की। जब हम बात करते हैं इसमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी आ जाता है और निगेटिव रेनफोर्समेंट भी आ जाता है। तो ये है हमारे पास क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। आ गया भैया समावेशी शिक्षा का, डायरेक्ट कितनी बार क्वेश्चन कराया मैंने, गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। कॉमेंट करके बताना कितने लोगों ने क्वेश्चन 18 को सही किया है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है भाई, तो देखो समावेशी शिक्षा का अर्थ है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर इन अ सेम स्कूल, सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ जो पढ़ते हैं तो उसको हम समावेशी शिक्षा ही कहते हैं। ये विशिष्ट के लिए नहीं होती, सामान्य विद्यालयों में केवल दृष्टिबाधितों के लिए नहीं होती, दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालयों में सम्मिलित करना समावेशी शिक्षा नहीं है। सभी बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही क्लासरूम में दी जाने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है भाई, नवीन ज्ञान का अर्जन, नवीन कौशल का अर्जन, नवीन मूल्यों का अर्जन। तो 19 के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, तीनों के तीनों इसके लिए आप क्लिक कर दो कि भाई जो अधिगम होता है कि उसमें आप नई नॉलेज भी ऐड करते हो, नए कौशल भी ऐड करते हो, नई वैल्यूज़ भी ऐड करते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 20। अब यहाँ पर मैच द कॉलम दे रखे हैं, एक तरफ दिया है हमारे पास स्कूल का वातावरण, विद्यालय एनवायरमेंट, दूसरी तरफ हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो क्या राइट कॉम्बिनेशन होगा, तो देखो राइट जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्या क्या बोला गया है यहाँ पर, जो शारीरिक है वो किसके साथ में मैच होगा, यहाँ पर जो शारीरिक है वो हमारा जो किसके साथ मेरा फर्स्ट मैच होगा हमारा सेकंड के साथ में, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक है वो प्यार एवं देखभाल, और जो थर्ड है वो सेकंड के साथ जाएगा, यानी कि सामाजिक जो है वो सोच दोस्तों के साथ खेलना, सांस्कृतिक यानी कि रीति रिवाज के साथ परंपरा, और शारीरिक जो आ गया है वो आ गया हमारे पास दोस्तों के साथ खेल। बात क्लियर हो गई। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हमने चूज किया है, बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई 21, थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना किस चीज़ का उदाहरण है, ये आपको बताना है भाई। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूज ऑफ थर्मामीटर शोइंग बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन नंबर डी ये है एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, गतिविधि आधारित
पाठ्य चर्चा का, एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम, क्योंकि जो डिमॉन्स्ट्रेशन हम कर रहे हैं यानी कि साइंस लेबोरेटरी में हम जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट दिखा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक क्रियात्मक कर रहे हो, ठीक है, सिंप्लीफाइड नहीं है यहाँ पर, सप्लीमेंट्री नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट विवज्योर वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, यहाँ पर आपको विवज्योर वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। तो विवज्योर उदाहरण है न्यूमोनिक का, प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन का, चिंतन का यानी कि थिंकिंग का, तर्क का यानी कि रीजनिंग का, तो आपको पता है विवज्योर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, रीजनिंग का एक उदाहरण है, क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियल्स ले लिए हैं, इनिशियल्स को यहाँ पर मार्क डाउन कर लिया है, तो ये एक तर्क हो गया है, एक रीजनिंग हो गई है। बात क्लियर होगी, तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी लोग यहाँ पर ए भी करके आ सकते हैं, बट ए सही नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना जरूरी है, ठीक है, कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल्स में कराई जाती हैं वो बेटर प्लान की जाती हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, गतिविधियों की योजना बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है देखो कि जो भी एक्टिविटीज़ आप प्लान कर रहे हो स्कूल में, जो भी आपको एक्टिविटी देनी है बच्चे की, तो वो किन किन पॉइंट्स पर बेस्ड होनी चाहिए कि बच्चा उसमें फिजिकली एक्टिव रह सके, मेंटली यानी कि कॉग्निटिव और अफेक्टिव भावात्मक रूप से भी, साथ में संज्ञानात्मक रूप से भी और साथ में शारीरिक रूप से भी एक्टिव हो, ऐसी एक्टिविटी आपको स्कूल में करानी है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, यहाँ भी मैच द फॉलोइंग आ गए, और ये देखो समावेशी शिक्षा का सीधा इन्होंने मैच द फॉलोइंग कर दिया। देखते हैं कितने लोग सही करके आए हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो चलित बाधित दिव्यांग था, मैंने चीख के आपको कई बार लोकोमोटर डिसेबिलिटी बताई थी भाई क्या होती है। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या, और लो विजन डिसेबिलिटी क्या है। तो देखो लो विजन डिसेबिलिटी के लिए आपको कैसी बुक्स का इस्तेमाल करना है, लार्ज प्रिंटेड बुक्स का इस्तेमाल करना है। तो थर्ड का ऑप्शन तो हो जाएगा भाई यहाँ पर सी। अब जब थर्ड का ऑप्शन सी हो गया तो यहाँ आप देख सकते हो ये लिखा ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा है थर्ड का ऑप्शन सी, तो यहाँ मार्क कर सकते हो आप सीधा सीधा बिना कोई ऑप्शन भी देके कि 24 के लिए आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। बिल्कुल ए ही सही है इसका। चलन बाधित दिव्यांगता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, नो नीड ऑफ कैरिकुलर एडप्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सीखने संबंधित दिव्यांगता, देखो यहाँ पर क्या किया जाए, शिक्षण रणनीति एवं निर्देशात्मक विधि में अनुकूलन। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें अडॉप्शन करना पड़ेगा, अपनी जो शिक्षण रणनीतियाँ उनको बदलना पड़ेगा जो लर्निंग डिसेबल्ड वाले चाइल्ड है उनके लिए। ऊपर क्या बोला गया है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। देखो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में किसी भी पाठ्यक्रम में अडेप्शन लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बच्चे का मेंटल जो डेवलपमेंट है वो पूरा होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि बच्चा चल फिर नहीं पाता है। तो यहाँ पर वो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मेंटली वो बिल्कुल फिट है, तो इसलिए हमें कैरिकुलम में कोई भी अडॉप्शन करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चों की समझ की योग्यता का आकलन कर सकते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर नंबर 1 में भी आया है, सीडीबी पेपर 1 में भी आया भाई, सेम क्वेश्चन है पेपर 2 में भी, बस एक ऑप्शन चेंज कर दिया और वही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। व्हाई डू वी वियर वार्म क्लोथ इन विंटर्स, ये बिल्कुल इसका अभिष्ट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वेश्चन बाय विच वी कैन एसेस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चे की समझ को हम अच्छे से जान सकते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये सारे के सारे ऑप्शन अभी पीछे रखे हुए थे। उसमें पूछा गया था कि भाई जो थर्ड ऑप्शन था वो यहाँ था कि रेगिस्तान में जो पेड़ पाए जाते हैं वो कांटेदार क्यों होते हैं, और यहाँ है हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, जो करेक्टली मैच नहीं है, वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधि क्या है, बागवानी और पकड़ना और भागना। नहीं जी, ऐसा नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था जितने भी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो छोटे छोटे काम जैसे हम करते हैं, जैसे लिखना, राइटिंग करना, ठीक है, हैंड और आई कोऑर्डिनेशन जो होता है, तो ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। ये जो गार्डनिंग करना और ये सारी रनिंग करना ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो देखो ऊपर दिया एक्टिविटी डेवलपिंग इमोशंस एंड एस्थेटिक, कि अगर किसी भी बच्चे के सौंदर्य का बोध कराने वाली गतिविधि देनी है तो उसको सृजनात्मक नाटक दो, नृत्य दो, बिल्कुल सही है। एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग पर्सनल एंड सोशल स्किल, अगर आप हमें सामाजिक कौशल का विकास करना है तो आप सामूहिक खेल, गायन में प्रतिभागिता, तो ये सारी चीज़ कराओ आप। और एक्टिविटी फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रॉस मोटर स्किल, देखो चलना फिरना कसरत करना, तो ये सब क्या है भाई, ये आपकी जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है।
क्लियर हो गई बात। तो जो सही नहीं है वो है फाइन मोटर स्किल्स को इन्होंने बागवानी, भागना, इस चीज़ को बोला है नहीं, ये ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 27। एरिक एरिक्सन का एक क्वेश्चन दिया है, इस चीज़ पर हमने बात नहीं करी थी, एरिक एरिक्सन को हम मिस कर गए थे। एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों का विकास किस अवस्था में होता है। तो इन्होंने जो स्टेजेस दी हैं, पूरा एक इनका चार्ट है जिसके बेसिस पर आप इसको पहचान सकते हो। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है। अंतर्दृष्टि यानी कि जो इनसाइट, वैल्यूएबल एंड वर्थ, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उस क्वेश्चन की भी डिटेल पूछ ली है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 28 के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा बी रहेगा, क्योंकि अंतर्दृष्टि जो इनसाइट है, इनसाइट को हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनेशन बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं, एल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, रोशा इंक ब्लॉट परीक्षण क्या है, ये आपको बताना है। इंक ब्लॉट टेस्ट के किस चीज़ पर बेस्ड होता है। तो ये राइट आंसर है, जो इंक बॉस टेस्ट जो है, इंक ब्लॉट टेस्ट जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट और इंटेलिजेंस दोनों चीज़ों को ही टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब भाई यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दे दिए गए हैं, देखो तो ये थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो गया है। अगर आपने ए मार्क किया तो भी आपका सही होना चाहिए, बी मार्क किया, दोनों ही आपके सही आंसर हैं। ए और बी बिल्कुल करेक्ट हैं, आप चेक भी कर सकते हो। जो इंक बॉक्स टेस्ट है वो पर्सनैलिटी प्लस इंटेलिजेंस टेस्ट दोनों के लिए ही किया जाता है। तो ए और बी यहाँ पर दोनों मार्क कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कक्ष में स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु शिक्षक को ये कौशल एवं गुण विकसित करने चाहिए। संवेदनशीलता एवं देखभाल, विश्वसनीयता, स्वयं व अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर ए, तीनों के तीनों भाई स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं यहाँ पर। 30 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो भाई ये थे हमारे CDP पेपर 2 की आंसर की, जो हमने डिस्कस की यूटेट उत्तराखंड 2022 पेपर के लिए हमने डिस्कस करी है। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना। कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं ज़रूर कमेंट करके बताना भाई, और जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक नई आंसर की के साथ, जिसमें हम पेपर 2 की हिंदी भी डील करने वाले हैं और इंग्लिश भी, इसकी भी आंसर की आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।